चलिए, स्वागत है फिर से आपका। ठीक है, सभी लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। नेटवर्क इशू होने की वजह से आपकी क्लास टूट गई थी, बीच में ही लिंक टूट गया था और फिर से आपको रीसेंड किया गया है उसी वीडियोस को। चलिए, सभी लोग आ जाइए, सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आ जाए सभी लोग। हाँ जी, श्वेता बंसल जी, रीना यादव, पूजा कश्यप, दीप शिखा राजपूत, सभी लोग आ जाइए। ठीक है, आ जाए, जल्द से जल्द सभी लोग आ जाए। सभी लोग जल्द से जल्द आ जाइए। हाँ जी, आइए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हम मुद्रास्फीति की दर के आधार पर मुद्रास्फीति का वर्गीकरण कर रहे थे और एक तरफ हमने लिखा मुद्रास्फीति की दर और दूसरी तरफ हमने लिखा मुद्रास्फीति विशेष नाम हमने यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम बातों को बता रहे थे। तो यहाँ पे हम कर रहे थे कि अगर मुद्रास्फीति की दर 2 से 4% के बीच में रहती है, अगर मुद्रास्फीति की दर 2 से 4% के बीच में रहती है तो ये देश के विकास के लिए उचित माना जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रेंगती मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी क्रीपिंग या मॉडरेट इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर मुद्रास्फीति की दर 4 से 9% तो खतरा शुरू हो जाता है। खतरा क्या हो जाता है, यहां से शुरू हो जाता है। अगर मुद्रास्फीति की दर 4% से ऊपर जाने लगती है तो यहीं से खतरे की घंटी बज जाती है, शुरू होने लगता है और इसे हम क्या कहते हैं, चलती मुद्रास्फीति यानी वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉक करते हैं ना आप, थोड़ा सा तेज करते हैं, थोड़ा सा तेज चलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आइए, अगर मुद्रास्फीति की दर 10 से 20% के आसपास रहती है तो इसे हम कह रहे हैं दौड़ती मुद्रास्फीति, यानी वॉक करते करते आप काफी तेजी से दौड़ने लगते हैं, तो इसे हम कहते हैं दौड़ती मुद्रास्फीति यानी रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। आगे, जब मुद्रास्फीति की दर 2 या 3 अंकों में पहुंच जाती है, 2 या 3 यानी 50, 100, 300% इस तरीके से मुद्रास्फीति की दर पहुंच जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, कूदती इन्फ्लेशन कहते हैं, कूदती मुद्रास्फीति यानी गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। अब जब मुद्रास्फीति की दर बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे कि 2000, 5000, लाखों करोड़ों में मुद्रास्फीति की दर पहुंच जाती है तो इसे हम कहते हैं अति मुद्रास्फीति, यानी इसे हम क्या कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। जिम्बाब्वे में यही कंडीशन उत्पन्न हो गई है। ईरान में भी मुद्रास्फीति की दर काफी तेज हो गई है, इसलिए उसने अपनी पुरानी मुद्रा को बदल दिया। ठीक है, ईरान पुरानी मुद्रा को अपने बदल दिया। ईरान की पुरानी मुद्रा क्या थी बताइए, उसका नया जगह ले लिया। ईरान ने अपनी पुरानी मुद्रा को बदल के तोमान, पुरानी मुद्रा को बदल के तोमान कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अति मुद्रास्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन, जिम्बाब्वे में ये कंडीशन हो गई है। जिम्बाब्वे में ये कंडीशन हो गई कि लोग पूरे गाड़ी में पैसा भर के लेके जाते हैं। जिम्बाब्वे में देखिए, वहां का जो राष्ट्रपति था उसने ये समझ लिया, वहां का जिम्बाब्वे का जो राष्ट्रपति था उसने ये समझ लिया कि गरीबी को खत्म करना है तो बहुत सारा पैसा जो है वो छापकर सभी लोगों में बांट दो। अरे भाई, गरीबी पैसा बांटने से थोड़ी मिटती है। गरीबी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति को हम, जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, गरीबी खत्म करना है तो भोजन की व्यवस्था करो, गरीबी खत्म करना है तो सबके कपड़े की व्यवस्था करो, मकान की व्यवस्था करो, उसके बाद और धीरे धीरे जो उपभोग वाली वस्तुएं हैं उसकी व्यवस्था करो। पैसे से गरीबी थोड़ी मिटती है, वो तो एक साधन है, इन सब चीजों को खरीदने के साधन है। मान लीजिए हम आपको करोड़ों रुपया दे दें लेकिन बाजार में कोई वस्तु ही ना हो तो क्या करेंगे आप? या हम आपको अरबों रुपया दे दें और ले जाके सहारा मरुस्थल में छोड़ दें, रेगिस्तान में छोड़ दें, तो क्या होगा? तो पैसा जो है, जो मनी जो है, वो इन सब चीजों के खरीदने का एक साधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी मुद्रा जो है इन सब चीजों को खरीदने का एक साधन है, जरिया है। लेकिन जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? जीवन जीने के लिए हमें भोजन चाहिए, हमें वस्त्र चाहिए, हमें रहने के लिए क्या चाहिए? मकान चाहिए। तो इससे गरीबी मिटती है। जिम्बाब्वे ने क्या किया? वहां का जो राष्ट्रपति है सबको करोड़ों रुपया छाप छाप के देने लगा, तो सबके हाथों में पैसा तो चला गया,
सबके हाथों में पैसा चला गया, लेकिन पर्याप्त मात्रा में वस्तु और सेवा का उत्पादन नहीं हुआ। तो गरीबी को खत्म करना है तो देश में पर्याप्त मात्रा में वस्तु और सेवा का उत्पादन होना चाहिए और सभी को उसका वितरण होना चाहिए। वस्तु और सेवा का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और सभी को उसका वितरण हो, सबके पास वो पहुंचे। केवल लोगों के हाथ में आप पैसा पहुंचा देंगे तो इससे गरीबी नहीं मिटेगी, बल्कि केवल और केवल मुद्रास्फीति बढ़ेगा। जब लोगों के हाथ में पैसा चला जाएगा तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वस्तु और सेवा की मांग करेंगे, और जब वस्तु और सेवा की मांग करेंगे और मांग के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं होगा तो कीमतें क्या होगी, तेजी से बढ़ना शुरू कर देगी। वही जिम्बाब्वे में हुआ। पैसा तो सभी लोगों के हाथ में पहुंच गया, लेकिन बाजार में वस्तु और सेवा पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचा, तो वहां पे मुद्रास्फीति की दर जो है वो करोड़ों में पहुंच गया है। मुद्रास्फीति की दर करोड़ों में पहुंच गया है। लोग पूरे गाड़ी में भर भर के पैसा ले जाते हैं, बदले में उनको 200 ग्राम 300 ग्राम टमाटर मिलता है, चावल मिलता है, गेहूं मिलता है। यानी पैसा भर के ले जाते हैं, सामान एक थैला में लेके आते हैं। ये कंडीशन वहां की स्थिति हो गई है। वेनेजुएला की स्थिति भी खराब है, कोलंबिया की भी स्थिति, कोलंबिया नहीं वेनेजुएला की स्थिति खराब है, ईरान की भी स्थिति खराब है। ईरान ने भी अपनी मुद्रा को बदल दिया, अब पहले की जगह उसने तोमान को लेते आया। ठीक है, तो ये सारी की सारी ये बातें हैं जो कि आप समझ सकते हैं। हाँ जी, हाँ अब तोमान है, चलिए ठीक है जी। पहले रियाल, रोटी कपड़ा, हाँ समझ गए सारी बातों को। हाँ जी, तो ये इसीलिए है, तो वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है, वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन। भारत में कंट्रोल में, परेशान मत होइए, भारत की कंडीशन बहुत अच्छी है, भारत की कंडीशन बहुत अच्छी है। ठीक है, अब यहां पर ईरान ने क्या किया, ईरान में देखिए, ईरान जो है पहले ईरान में क्या चलता था, तो पहले रियाल चलता था। ईरान में पहले रियाल चलता था, ये पहले रियाल चलता था। अब क्या, अब नई मुद्रा बदल दिया गया, क्या अब नई मुद्रा आ गया है तोमान। अब नई मुद्रा को तोमान ला दिया है। अब देखिए, एक तोमान बराबर, यानी वन तोमान बराबर क्या है, 10,000 रियाल है। वन तोमान बराबर 10,000 रियाल है, 10,000 रियाल है। ये अब स्थिति हो गई है। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए, अब यहां पे आप देख रहे हैं पुरानी मुद्रा को, देखिए मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई, ईरान में मुद्रास्फीति की दर इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है, किसने, नई मुद्रा तोमान। और देखिए यहां पर एक तोमान को उसने किसने रखा कि एक तोमान यानी 10,000 रियाल लेके आप आएंगे तो एक तोमान, यानी पुरानी मुद्रा का वैल्यू कितना गिर गया, पुरानी मुद्रा का इसकी वैल्यू देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि कितना गिर गया है। तो आप जानते हैं कि कीमत बढ़ती है तो मनी की वैल्यू जो होती है ये गिर जाती है, कीमत जितना बढ़ेगा मनी की वैल्यू गिर जाती है। तो वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि 10,000 रियाल के बराबर मात्र एक तोमान को वहां पे रखा गया है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग की बातें यहाँ पे निकल के आ रही है। पूरे घर में पैसा रखते होंगे और खुद रोड पे रहते होंगे, हो सकता है, बिल्कुल है। रीता जी पूछ रही हैं कि सर जिम्बाब्वे वाले घर में पैसा कहाँ रखते होंगे। अब चला जाए, देखा जाए जिम्बाब्वे की कंडीशन क्या है, चल के देखा जाए कहाँ पे वो पैसा रखते हैं। चलिए बहुत फनी बातें आप लोग करते हैं। हो गया, इतनी सारी चीजों को, इतनी सारी बातों को आपने देख लिया। अब आइए, ये सारी चीजों को यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। अब यहाँ पे कुछ और बातों को यहाँ पे हम देखते हैं, इतनी सारी बातों को हम देख लिए। अब देखिएगा, अब यहाँ पे ठीक है, अब आइए यहाँ पे और कुछ विशेष चीजों को यहाँ पे हम देखते हैं। अब सीपीआई के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे जो तथ्यात्मक चीजें हैं उसको आप लिख लीजिएगा, सीपीआई के और बारे में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा सीपीआई 4 प्रकार का है, सीपीआई 4 प्रकार का, सीपीआई 4 प्रकार के यहाँ पे है। ठीक है, पहला यहाँ पर लिखिएगा औद्योगिक श्रमिकों के लिए,
ये कुछ बची हुई चीजें हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो सीपीआई होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? तो सीपीआई आईडब्ल्यू इसे कहते हैं। आईडब्ल्यू का मतलब यहां पर क्या हुआ? इंडस्ट्रियल वर्कर। आईडब्ल्यू का यहां पे मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर हुआ, ठीक है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए। दूसरा यहां पे सीपीआई जो है, दूसरा कृषि मजदूरों के लिए, तो कृषि मजदूरों के लिए यहां पे जब हम बात करें तो इसे हम सीपीआई एएल कहते हैं, यानी एग्रीकल्चरल लेबर, ठीक है, सीपीआई कृषि मजदूरों के लिए। तीसरा यहां पे हम बात करें, तो ग्रामीण मजदूर के लिए अगर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ तो ग्रामीण मजदूरों के लिए यहां पर क्या हो जाएगा? सीपीआई आरएल की यहां पे हम बात करते हैं। आरएल का मतलब हुआ रूरल लेबर। आरएल का यहां पे मतलब क्या हुआ? रूरल लेबर, ठीक है। इसके अलावा यहां पे चौथा पॉइंट सीपीआई ग्रामीण शहरी, इस तरीके से सीपीआई ग्रामीण शहरी और दोनों को मिलाकर यहां पे दोनों को मिला दिया जाए तो इसे हम साथ में क्या कहते हैं? सीपीआई संयुक्त। एक सीपीआई ग्रामीण शहरी और दोनों को साथ में मिला दिया जाए तो इसे हम कहते हैं सीपीआई संयुक्त, ठीक है। तो नीचे यहां पर लिखिएगा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पी के अंतर्गत सीएसओ द्वारा संकलित किया जाता है। और इसका आधार वर्ष जो है, आधार वर्ष से 2012 है। आधार वर्ष से 2012 है। और इन तीनों को यदि हम बात करें, इन तीनों को 1 2 जो 3 है तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के द्वारा संकलित किया जाता है। आइए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, याद देखिएगा यहां पे सारी बातों को समझिएगा। भारत में मुद्रास्फीति के मापन के लिए सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। सीपीआई को 4 तरीकों से मापा जाता है। शहरों में सीपीआई आईडब्ल्यू का मापन किया जाता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर। कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई एएल का आकलन किया जाता है, एग्रीकल्चरल लेबर। ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई आरएल रूरल लेबर का प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 प्रकार का जो सीपीआई है, 1 2 3, इन 3 प्रकार का जो ये सीपीआई है, जो ऊपर के ये 3 है, इसका संकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के द्वारा इसका संकलन, इन तीनों का संकलन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के द्वारा संकलन किया जाता है। ये इतना याद रखिएगा। चौथे की यहां पे हम बात करें, चौथा यहां पे हम बात करें तो ये बात हम करें सीपीआई संयुक्त की।
यहां पे हम बात करें सीपीआई संयुक्त की, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों को साथ में जोड़ लिया जाता है। और ये किसके द्वारा संकलित किया जाता है? तो एक संस्था है मोस्पी, एक संस्था है मोस्पी, ठीक है। मोस्पी, मोस्पी का मतलब क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसका हिंदी हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय, यानी मोस्पी के अंतर्गत सीएसओ के द्वारा इसका संकलन किया जाता है। किसका? सीपीआई संयुक्त का। और इसका आधार वर्ष क्या है? इसका आधार वर्ष 2012 है। इसका आधार वर्ष क्या है? 2012 है। हाँ जी, समझ गए? इतनी बातों को फैक्ट को यहां पे समझ गए आप लोग? फैक्ट है, ये सारी बातें आपको याद रखनी होती है, ठीक है। हाँ जी, अब यहां पे एक पॉइंट और लिखिएगा, पांचवें यहां पर एक पॉइंट और लिखिएगा, सब फैक्ट है। तो यहां पर लिखिएगा सीपीआई के तहत उपभोक्ता स्तर कीमतों में परिवर्तन की माप, सीपीआई के तहत उपभोक्ता स्तर कीमतों में परिवर्तन की माप की जाती है। सीपीआई के तहत उपभोक्ता स्तर कीमतों में परिवर्तन की माप की जाती है। और नोट में यहां पे आप लिखिएगा अप्रैल 2014 में आरबीआई ने मुद्रास्फीति के प्रमुख मापन के रूप में सीपीआई को अपनाया। ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा, अप्रैल 2014 में। आगे यहां पे सीपीआई नाम से ही स्पष्ट है, सीपीआई का मतलब क्या हुआ? उपभोक्ता स्तर कीमतों में, यानी उपभोक्ता जिससे प्रभावित होता है खुदरा कीमतों से प्रभावित होता है। तो उपभोक्ता जिससे प्रभावित होता है वो खुदरा कीमत होती है। तो सीपीआई के तहत उपभोक्ता स्तर कीमतों में परिवर्तन की माप की जाती है। और अप्रैल 2014 में आरबीआई ने मुद्रास्फीति के प्रमुख मापन के रूप में सीपीआई को क्या किया? आधार बनाया। हो गया? चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, हो जाएगा, परेशान मत होइए, सब होगा। जब आपके बीच क्वेश्चंस लेके आएंगे, अभी तो शुरुआत है, आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके बीच में, साथ में हम लोग क्वेश्चंस के रूप में पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, सारी चीजें बस रिवीजन करते चलिए। हाँ, सारी चीजें आप रिवीजन करते चलिए, सब समझ में आएगा। हाँ, ठीक है। आगे आइए, आगे एक और बात को यहां पे लिखिएगा, डब्ल्यूपीआई के संदर्भ में एक और यहां पे बात लिख लीजिएगा। डब्ल्यूपीआई के संदर्भ में एक और बात लिखिएगा। हाँ जी, इसे डब्ल्यूपीआई, इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार
के आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशित किया जाता है, ये भी लिख लीजिएगा। सब हो गया। कौन किसके द्वारा जारी किया जाता है, संकलित किया जाता है, सारी बातें हो गई। फैक्ट। WPI इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हो गई सारी बातें यहां पे। तो ये जो है टॉपिक आपका यहां पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक यहां पे आपका पूरा का पूरा यहां पे कंप्लीट हो गया। हाँ जी, आगे आइए। एक चीज और यहां पे हम देखते हैं। इतना लिख लिया आप लोग? ठीक है, आगे आइए। आगे यहां पे एक यहां पे देखेंगे कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन देखिएगा। WPI के अंतर्गत 697 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है। WPI के अंतर्गत 697 वस्तुओं को शामिल किया गया, समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत अब 697 और इसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं। WPI को ये पूरा का पूरा जो 697 वस्तुओं के आधार पर मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है, तो इसे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं, हिंदी में यही याद रखिएगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ठीक, अब इसके अंतर्गत यानी ज्यादा उतार चढ़ाव, यदि ज्यादा उतार चढ़ाव कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव वाले वस्तुओं को यदि निकाल दिया जाए जैसे खाद्य पदार्थ, जैसे ईंधन, तो ज्यादा उतार चढ़ाव वाले वस्तुओं में यदि निकाल दिया जाए, जैसे खाद्य पदार्थ, ईंधन, शेष बचे वस्तुओं के आधार पर जो मुद्रास्फीति मापी जाती है, उसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, हमने यहां पे आपको कहा कि WPI जो है वो 697 वस्तुओं के आधार पर मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। तो 697 वस्तुओं में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जिनकी कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव आता है डेली प्रत्येक, जैसे कि खाद्य पदार्थ की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव आता है। सब्जी वगैरह फूड आइटम्स जितने हैं
उनकी कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। इसके अलावा ईंधन, ईंधन का मतलब है पेट्रोल डीजल, इनकी कीमतों में भी डेली उतार चढ़ाव आते रहता है। तो इससे क्या होता है कि मुद्रास्फीति का मापन एग्जैक्ट हम नहीं कर पाते, अचानक कभी बढ़ जाता है, अचानक कभी तेज हो जाता है। तो इसीलिए WPI के जब 697 वस्तुओं को इसमें शामिल किया जाता है, सारी वस्तुओं को जब समाहित रूप से हम शामिल करते हैं तो उसे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी WPI के द्वारा यहां पे इन्फ्लेशन मापी जाती है, ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन इन 697 वस्तुओं में से ज्यादा उतार चढ़ाव वाले वस्तुओं को यदि निकाल दिया जाए, खाद्य पदार्थ को निकाल दिया जाए, ईंधन को निकाल दिया जाए, शेष जो बचेगा उसके आधार पर जो मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ज्यादा उतार चढ़ाव अर्थात कीमतों में वाले वस्तुओं को यदि निकाल दिया जाए, जैसे खाद्य पदार्थ, ईंधन, शेष बचे वस्तुओं के आधार पर जो मुद्रास्फीति मापी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। समझ गए? चलिए, तो ये पूरा का पूरा आपका जो है ये एकदम कंप्लीट हो गया, ये सारा का सारा यहां पे कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब जो भी आपके मन में शंका हो या जो कहना चाहते हैं, जो भी आपके मन में शंका हो, जो भी आप कहना चाहते हैं, तो एकदम अच्छे से वीडियो खत्म होती है तो नीचे एक कमेंट बॉक्स का ऑप्शन होता है, तो उस कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिख लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आपसे अगले दिन क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे और ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये पूरा का पूरा आपकी टॉपिक जो है कंप्लीट हो गई। अगली जो टॉपिक है अब हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम। अगली टॉपिक हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, इन सारी विषय वस्तुओं के बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, सारी बातें समझ गए? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जो भी बातें होंगे आप लोग लिख लीजिएगा, सारी बातें आप लिख लीजिएगा, हम अच्छे तरीके से उसको देख के और अगले क्लास में हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो नए टॉपिक के साथ कल की क्लास में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।